नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और हमारे इस वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की किताब लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरा अध्याय संविधान निर्माण पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में आपने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था और जाना था कि लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, पर वह अपनी मनमर्जी से शासन नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी नियम बनाए जाते हैं जिनका पालन सरकार और नागरिकों दोनों को करना होता है। इन्हीं नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, उनके कामकाज करने के तौर तरीकों को निर्धारित करता है। अब ये संविधान कैसे बनता है, इसे कौन बनाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे जुड़े कई और सवालों के उत्तर जानने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। इस अध्याय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पढ़ेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका में आज़ादी मिलने से पहले क्या स्थिति थी और वहाँ संविधान का निर्माण कैसे हुआ। इसके साथ ही हम जानेंगे कि संविधान की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है। दूसरे भाग में हम भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? बच्चों, यह दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री नेल्सन मंडेला जी हैं। मुझे विश्वास है आपने यह नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और अब आप इनके बारे में ज़रूर जानना चाहोगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला जी के एक कथन से। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हों। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। बच्चों, यह कथन सुनकर आपको नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ अंदाजा ज़रूर हो गया होगा। राष्ट्रपति बनने से पहले वे दक्षिणी अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और इसके कारण वहां की गोरों की सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया और 7 अन्य नेताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 28 साल दक्षिणी अफ्रीका की रोबेन द्वीप नाम की जेल में बिताए। वह एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां सब समान हों और एक साथ मिलजुल कर रहें। और 1990 में श्वेत सरकार से हुए एक समझौते के बाद उन्होंने नए दक्षिणी अफ्रीका का निर्माण किया। वह पूरे विश्व में रंग भेद का विरोध करने का प्रतीक बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। आइए जान लेते हैं ये रंग भेद क्या था जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला विरोध कर रहे थे। तो बच्चों, ये नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था थी जो यूरोप के गोरे लोगों ने विशेष रूप से दक्षिण अफ्रीका में चलाई थी। आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा था कि कैसे 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई अंग्रेजों की एक कंपनी ने भारत को हथियारों और जोर जबरदस्ती से अपना गुलाम बनाया।
बिल्कुल ऐसा ही दक्षिण अफ्रीका के साथ भी हुआ। गोरे लोग काफी बड़ी संख्या में व्यापार करने दक्षिण अफ्रीका में आए और वहीं बस गए, और धीरे धीरे उन्होंने वहां का शासन अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। आपने देखा ही होगा कि दक्षिणी अफ्रीका के लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। उन्हें अश्वेत कहा जाता था और आबादी में उनका 3/4 हिस्सा था। यूरोप से आए लोग श्वेत कहलाते थे। इनके अलावा कुछ मिली-जुली नस्लें थीं, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी वहां रहते थे। गोरे शासक गोरों के अलावा सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। वे गोरों की बस्तियों में नहीं रह सकते थे। वहां जाकर काम करने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। यही नहीं, रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, सिनेमाघर, गिरजाघर, समुद्र तट और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और काले लोगों के लिए बिल्कुल अलग-अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। अश्वेतों को इकट्ठा होकर उनके साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं था। बच्चों, इन चित्रों को ध्यान से देखो। यह उस रंग भेद वाले दौर के चित्र हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं डरबन समुद्र तट पर लगा एक नोटिस बोर्ड, जिस पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ श्वेत नस्ल के लोग ही नहा सकते हैं। दूसरे चित्र में अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों के लिए एक चेतावनी है। इससे हम उस समय के तनावपूर्ण माहौल के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। 1950 से अश्वेतों, रंगीन चमड़ी वालों और भारतीय मूल के लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया और अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नाम के संगठन से जुड़ गए। कई विरोध प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुई। विरोध करने वालों में कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। इनके अलावा दूसरों की परेशानी को समझने वाले कुछ गोरों ने भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस का साथ दिया और इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। संघर्ष को दबाने के लिए गोरी सरकार ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और अपना शासन जारी रखा। धीरे धीरे रंग भेद के खिलाफ विरोध बढ़ने लगा और सरकार को यह एहसास हो गया कि वह ज्यादा देर तक जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। बढ़ते दबाव को देखते हुए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। आइए जाने कैसे। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए। मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की रात को दक्षिण अफ्रीका दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद समाप्त हुआ और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार का गठन होने लगा। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव हुआ? तो बच्चों, अश्वेत नेताओं ने अपने लोगों से आग्रह किया कि गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे उन्हें भूल जाएं, गोरों को माफ कर दें और ऐसे समाज और देश का निर्माण करें जिसमें सभी नस्लों में समानता हो। स्त्री पुरुष को भी समान दर्जा दिया जाए। यह नया देश लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित हो। आइए ये बातें समझते हैं नेल्सन मंडेला के शब्दों में और देखते हैं उनका एक वीडियो क्लिप।
we commit ourselves to the construction of a complete, just, and lasting peace. We understand it still that there is no easy road to freedom. We know it well that none of us acting alone can achieve success. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Let there be justice for all. Let there be peace for all. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. तो बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार लोगों से यह अपील की गई कि वे पिछली बातें भूलकर एक नई शुरुआत करें। और इस तरह दोनों पार्टियां, एक पार्टी जिसने दमनकारी शासन किया था और दूसरी पार्टी जिसने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी, नए संविधान को बनाने के लिए साथ साथ बैठी। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जैसा दुनिया में पहले कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए गए। यह फैसला किया गया कि मुश्किल मामलों को सुलझाने के लिए सभी का मत लिया जाए और किसी को बुरा नहीं माना जाए। दोनों पार्टियां इस बात पर भी सहमत हुई कि हर समस्या का समाधान मिलकर किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना इस भावना को बहुत सुंदर ढंग से दर्शाती है। बच्चों, प्रस्तावना यानी संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। आइए नजर डालते हैं इस प्रस्तावना पर। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटें और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून से समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। तो देखा बच्चों, कितना प्रेरणादायक है दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश इस संविधान से प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह तभी संभव हुआ जब दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने साथ रहने, साथ काम करने और पुराने कड़वे अनुभव को भुलाकर एक नए इंद्रधनुषी समाज बनाने का निश्चय किया। बच्चों, क्या आप बता सकते हो दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश क्यों कहता है? मैं चाहती हूं आप इस प्रश्न का उत्तर खुद पता लगाएं और अपने शब्दों में लिखें। आप किसी व्यक्ति, किताब या इंटरनेट से भी मदद ले सकते हैं। बच्चों, जरा सोचो,
अगर दक्षिण अफ्रीका ने पुराने कड़वे अनुभव भुलाए न होते और गोरे लोगों से बदला लेने का सोचा होता तो क्या होता? हो सकता है आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश नहीं होता। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि संविधान की क्या जरूरत है। इसे भी हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा कि इस नए बने लोकतंत्र में दमन करने वाले और उसे सहने वाले दोनों ही समान रूप से साथ साथ रहने की योजना बना रहे थे, पर दोनों के अंदर अपने अपने किस्म के डर थे और दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था। वे अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। अश्वेत लोग, जिनकी संख्या श्वेतों के मुकाबले काफी अधिक थी, चाहते थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, यानी शासन वही करे जिसे बहुमत हासिल हो। इसके साथ ही उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। दूसरी ओर गोरे लोगों को, जिनकी संख्या कम थी, अपनी जायदाद और विशेषाधिकारों की चिंता थी कि कहीं उनसे उनकी संपत्ति और अधिकार छीन न लिए जाएं। लंबे समय तक बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों को कुछ बुनियादी अधिकार देने के लिए भी सहमत हुए। दूसरी ओर अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। साथ ही गोरों की जमीन जायदाद सुरक्षित रहेगी, वे उस पर कब्जा नहीं करेंगे। बच्चों, यह समझौता करना आसान नहीं था और इससे भी कठिन था इसे लागू करना। एक दूसरे पर भरोसा करके ही इसे लागू किया जा सकता था, पर इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी हालत में भरोसा बनाने और बरकरार रखने के लिए यह जरूरी था कि जो बातें तय हुई थी उन्हें लिख लिया जाए, जिससे सभी लोग उसे माने। दक्षिणी अफ्रीका के लोगों ने यही किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इसे अनदेखा नहीं करेगी। बच्चों, इन्हीं नियमों को संविधान का रूप दिया गया। ये तो था दक्षिणी अफ्रीका का उदाहरण, पर बच्चों, सिर्फ दक्षिणी अफ्रीका को ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून होता है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। बच्चों, संविधान और भी कई काम करता है। आइए देखें ये क्या-क्या करता है। पहला, ये साथ रह रहे अलग-अलग तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग पैदा करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह दिखाता है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की क्या उम्मीदें हैं। बच्चों, देखा आपने कि संविधान कितना ज़रूरी होता है और यह क्या-क्या करता है। सभी देशों को संविधान की ज़रूरत होती है और यह ज़रूरी नहीं कि जहाँ संविधान हो वह देश लोकतंत्र ही हो, पर हाँ, लोकतंत्र में संविधान का होना
बेहद ज़रूरी है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र संविधान के बिना चल ही नहीं सकता। और हाँ, देशों या सरकारों को ही संविधान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हर संगठन, हर पार्टी को इसकी ज़रूरत होती है। हर संगठन के कुछ कायदे, कुछ नियम होते हैं जिनका पालन संगठन के सभी सदस्यों को करना पड़ता है। यह कायदे संगठन को अच्छे ढंग से चलाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ अध्याय का यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। और अब वक्त है आगे बढ़ने का और कुछ प्रश्न देखने का। तो सबसे पहले आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हर प्रश्न के साथ दिए गए हैं विकल्प। आपको इनमें से सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला कौन थे? और आपके विकल्प हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न। नेल्सन मंडेला के खिलाफ गोरों की सरकार ने क्या मुकदमा चलाया था? और आपके विकल्प हैं, देशद्रोह का, कानून तोड़ने का, टैक्स न देने का या कोई नहीं। और इसका उत्तर है देशद्रोह का। तीसरा प्रश्न, रंग भेद, नस्ली भेदभाव अफ्रीका में किसने चलाया? पहला विकल्प है गोरे लोगों ने, दूसरा विकल्प है भारत ने, तीसरा है अफ्रीका ने और चौथा है मिश्रित लोगों ने। और इसका सही उत्तर है गोरे लोगों ने। अब है चौथा प्रश्न, यूरोप की कंपनियां अफ्रीका में क्या करने आई थी? व्यापार, राज, संस्कृति या कल्पना? और इसका उत्तर है व्यापार। पांचवा प्रश्न, रंग भेद प्रणाली में लोगों को कितने भागों में बांटा गया था? और आपके विकल्प हैं 2, 3, 1 या 4। और इसका सही उत्तर है 3। छठा प्रश्न, रंग भेद प्रणाली में दक्षिण अफ्रीका के स्थायी लोगों को क्या कहते थे? अश्वेत, श्वेत, रंगीन या मिश्रित? और इसका उत्तर है अश्वेत। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ वाक्य। आपको बताना है कि यह वाक्य सही है या गलत। और पहला वाक्य है, 1994 तक अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए दक्षिणी अफ्रीका की दुनिया भर में निंदा की जाती थी। तो बच्चों, यह वाक्य गलत है या सही? ये बिल्कुल सही है। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ही होता है। यह वाक्य गलत है, क्योंकि संविधान किसी भी देश की जरूरत हो सकती है, पर हाँ, लोकतंत्र में संविधान का होना बहुत जरूरी है। संविधान के बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। आइए अब देखते हैं तीसरा वाक्य, संविधान सबको अलग अलग रखता है। बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान सबको अलग नहीं, एक साथ रखता है। अगला वाक्य, नियमों की किताब संविधान कहलाती है। और यह वाक्य है बिल्कुल सही।
अब देखते हैं आखिरी वाक्य। आज़ादी के बाद दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था वैसे ही चलती रही। और यह वाक्य है गलत, क्योंकि हमने पढ़ा कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में रंगभेद को खत्म करके सबको समान अधिकार दिए गए। वाह बच्चों, आपको तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया है। बच्चों, अब मैं आपको एक कार्य सौंपना चाहती हूँ। आपको अपने परिवार के लिए एक लिखित संविधान तैयार करना है और यह काम करते हुए आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। पहली, कायदे बनाते वक्त सभी सदस्यों से विचार विमर्श करना है और दूसरी, सबके हितों को ध्यान में रखना है। मुझे पूरा विश्वास है आप यह काम अच्छे से कर लोगे। बच्चों, अब वक्त है अलविदा कहने का। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सब कुछ समझ में भी आ गया होगा। इस अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में और पढ़ेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन लोगों ने इस काम में मुख्य भूमिका निभाई। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।